हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। हम उत्तराखंड की सीरीज में आज हमने देखना है भौगोलिक विभाजन। तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है, उत्तराखंड को भौगोलिक स्वरूप के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। पहले हम इसी को देखते हैं, गंगा को मैदानी क्षेत्र। वैसे मैं पहले आपके 8 के 8 भाग बता देती हूँ। पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र, और जो दूसरा वाला भाग हो जाता है वो होता है तराई तराई क्षेत्र, या इसी का दूसरा नाम है तरी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। तराई क्षेत्र या तरी वाला क्षेत्र, तरी वाला क्षेत्र। और जो तीसरा है वो है भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। चौथा भाग है शिवालिक, शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक। पांचवा है दून, या इन्हीं को द्वार भी कहा जाता है, दून या द्वार। छठा क्षेत्र है लघु या फिर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और जो सातवां है वो है हमारा व्रत या फिर उच्च हिमालय, या हिमाद्री भी कह सकते हैं इसे, उच्च हिमालय या हिमाद्री भी कह सकते हैं। और जो आठवां है वो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय। तो 8 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा तराई या तरी वाला क्षेत्र, तीसरा भाबर, चौथा शिवालिक, पांचवा दून या द्वार, छठा लघु या मध्य हिमालय, सातवां है आपका व्रत या उच्च हिमालय, और आठवां है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले आ जाते हैं हम गंगा के मैदानी क्षेत्र में। जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये कहाँ से कहाँ तक है? हरिद्वार का लगभग सारा का सारा भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र का ही हिस्सा आता है। ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये कैसे बना है? जो जो नदियाँ होती हैं अपने साथ महीन कण लेके आती है। उस कण में क्या क्या मिलता है? कुछ मिट्टी आती है, कणों में मिट्टी आ जाती है, छोटे छोटे बालू के कण आ जाते हैं, बालू आ जाती है, कीचड़ वगैरह आ जाता है। तो इसी से ये गंगा का मैदानी भाग बन जाता है। इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र? जहाँ पे बाढ़ आती है, यानी कि बाढ़ वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है खादर, खादर। और जो बिना बाढ़ वाला या फिर गैर बाढ़ वाला क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है बांगर। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी क्या फसलें पाई जाती है। जैसे फसलें हैं, गन्ना है, गेहूँ है, धान है। यहाँ ज़्यादातर ये फसलें यहाँ पे हो जाती है आसानी से। और इसमें क्या क्या आ जाता है? हरिद्वार का कुछ क्षेत्र आ जाता है, रुड़की आ जाता है, रुड़की का कुछ क्षेत्र यहाँ पे, हरिद्वार और रुड़की का कुछ क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आ जाता है तराई, तराई। ये तराई कहाँ पे है? ये गंगा के मैदान के उत्तर में, और पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल, गंगा के मैदान के उत्तर में, पौड़ी गढ़वाल में, नैनीताल और उधम सिंह नगर में पाया जाता है क्या? तराई वाला क्षेत्र। मैंने आपको कल मैप से भी बताया था कि तराई वाला क्षेत्र हमारा कहाँ आता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम ये बनाते हैं, यहाँ पे पूरब होता है हमारा, पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है? दक्षिण है। तो जो ये वाला एरिया आता है ये कौन सा क्षेत्र है हमारा? तराई। ये वाला क्षेत्र क्या था हमारा? शिवालिक। ये मैंने आपको बताया था कल। यहाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। तो जो ये वाला क्षेत्र आ जाता है नीचे, उधम सिंह नगर वाला एरिया, उधम सिंह नगर, यहाँ पे हमारा क्या था? उधम सिंह नगर था। तो ये सारा का सारा क्षेत्र किस में आ जाता है? तराई वाला क्षेत्र में आ जाता है। क्योंकि हमारा हरिद्वार कहाँ है? यहाँ पे हरिद्वार है, यहाँ पे देहरादून है, और यहाँ पे क्या है? हरिद्वार है। तो हरिद्वार, हरिद्वार के उत्तर में यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल था आपका, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, इन सब जिलों में क्या पाया जाता है? तराई वाला क्षेत्र पाया जाता है। और जो ये क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई मानी जाती है वो लगभग 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। 20 से 30 किलोमीटर तक की इसके क्षेत्र की चौड़ाई मानी जाती है। ये उपजाऊ है, जैसे गंगा का मैदान उपजाऊ है वैसे ये भी उपजाऊ है, लेकिन उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, यानी कि महीन कणों के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी भी होता है। इसलिए जहाँ जहाँ पे पानी फूटता है उसे कहते हैं पाताल तोड़ कुएँ। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलते हैं? पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएँ।
तोड़ कुएं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिलता है, तो जो ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलें होती है जैसे धान होती है, वो धान ये अधिक मात्रा में यहाँ मिलती है, उगाई जा सकती है। धान है, गन्ना है, और आलू की खेती भी की जा सकती है। इसके अंदर उधम सिंह नगर के एरिया में जैसे खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, ये सारे क्षेत्र आते हैं। अगर हम उत्तराखंड से बाहर जाएँ तो पंजाब, हरियाणा, बंगाल, ये क्षेत्र भी तराई वाले क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा भाबर। भाबर क्षेत्र, भाबर क्या है, तराई वाला के तुरंत उत्तर में। देखिए हरिद्वार के उत्तर में था आपका गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के उत्तर में है तराई वाला क्षेत्र। ऐसे ही तराई वाला क्षेत्र के उत्तर में क्या मिल जाएगा हमको, भाबर मिल जाएगा। भाबर मिल जाएगा तो भाबर की जो चौड़ाई है ये 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी पाई जाती है। जो भाबर क्षेत्र है वो पूरे चंपावत से लेकर कहाँ तक का फैला है, चंपावत यहाँ गई है पूर्व में, पिथौरागढ़ के नीचे, चंपावत से लेकर पूरे देहरादून तक जो फैला हुआ क्षेत्र है, देहरादून तक यानी कि पश्चिम में देहरादून तक का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, भाबर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की मिट्टी उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, मिट्टी और कंकड़ पत्थर मोटे बालू वगैरह इस मिट्टी में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है जो इस क्षेत्र का निर्माण है वो पैलिस्टोसिन युग से हुआ है, टोसिन युग से माना जाता है इस क्षेत्र का निर्माण। प्लेस्टोसिन युग में क्या हुआ था, शिवालिक से जो नदियाँ आती थी, बेगवती नदियाँ, मतलब जो एक फ्लो के साथ एक नदियाँ आती है उनको बेगवती नदियाँ कहा जाता है। वो अपने साथ साथ बहुत सारे अवसाद लाती है, जैसे कंकड़ लाती है, पत्थर लाती है, मोटे बालू लेके आती है, उनसे इनका निर्माण हुआ है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है भाबर क्षेत्र की भूमि, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे कुछ वनस्पतियाँ या जंगली झाड़ियाँ या फिर जो बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियाँ वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर जो तीसरा क्षेत्र आता है वो आता है आपका चौथा क्षेत्र कौन सा है, शिवालिक क्षेत्र। ये भाबर के उत्तर में है, शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ियाँ, पूरा पहाड़ी में पाया जाता है, इसलिए इसको शिवालिक का ही दूसरा नाम क्या है, इसको बाह्य हिमालय या फिर हिमालय का पाद भी कहा जाता है। हिमालय का पाद भी इसी क्षेत्र को कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण में देहरादून हो गया, उत्तर में हरिद्वार है, टिहरी गढ़वाल है, ऐसे ही दक्षिण में अल्मोड़ा है, इधर तक का फैला हुआ है ये क्षेत्र। इसकी जो चौड़ाई मानी जाती है ये 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक मानी जाती है, और कहीं कहीं पे बस 10 से 20 किलोमीटर तक मानिए। और अभी तक तो हमें पहाड़ पर्वत नहीं मिले थे, ना गंगा के मैदान में, ना तराई में, ना ही भाबर में, लेकिन जैसे हम शिवालिक क्षेत्र में आते हैं तो हमको ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलने लग जाती हैं, जिन पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 700 से लेकर 1200 मीटर तक ऊंचे इसमें क्या मिलने लग जाता है, हमको यहाँ से पर्वत मिलने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो और इस क्षेत्र को नवीन भाग भी इस शिवालिक श्रेणी को ही हिमालय का सबसे ज़्यादा नवीन भाग माना जाता है। कहा जाता है कि ये इसका निर्माण लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 1.75 लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है। और अगर हम काल विभाजन की दृष्टि से देखें तो इसका जो निर्माण है वो मायोसिन से लेकर प्लास्टोसिन तक का माना जाता है। इस क्षेत्र में नवीन है, इसलिए इस क्षेत्र में नए नए जीवाश्म भी मिलते हैं। बहुत सारे जीवाश्म भी कहाँ मिलते हैं हमको, शिवालिक क्षेत्र में ही मिलते हैं। और शिवालिक क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा, इस क्षेत्र में क्या होता है ना, हिमालय नदियों में जहाँ जहाँ पे खंडित किया गया है वहाँ पे कुछ पर्वत पहाड़ बन गए हैं। जैसे टिहरी हो गया, गंगा से हरिद्वार से गंगा तक के मैदान आ जाता है, देहरादून से यमुना द्वारा जो लाया जाता है, गंगा नदी लेके आती है हरिद्वार से लेकर कुछ बालू कंकड़ वगैरह, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो भूस्खलन और कटाव भी यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में तो यहाँ का मौसम बहुत सुहाना रहता है, इसलिए यहाँ बहुत सारे पर्यटक लोग घूमने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। और जो इसके निचले भाग होते हैं वहाँ पे शीशम है, सेमल है, आंवला है, बांस, साल, सागौन आदि के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्ष का उपयोग फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है इनका। और शिवालिक क्षेत्र में कहीं कहीं भी देखा होगा आपने, चूने के भंडार भी पाए जाते हैं। जैसे देहरादून में मंदरासू है, बाड़कोट है, और ऋषिकेश में एक डोलामाइन चट्टानें, ये सारी की सारी क्या पाई जाती है, चूने से बनी हुई चट्टानी पाई जाती है। ये भी शिवालिक क्षेत्र में मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है शिवालिक के अलावा, उसके बाद आ जाता है दून या द्वार। ये क्षेत्र ये शिवालिक के उत्तर में है और मध्य हिमालय के दक्षिण में है, दून या द्वार है। जैसे कुछ दून, जो सबसे फेमस दून है देहरा, सबसे फेमस दून है देहरा, यानी कि देहरादून है। ऐसे ही और है कोठारी है,
कोठारी है और चौखंबा है, चौखम भी बोलते हैं इसको, चौखम ये कहाँ है, पौड़ी में है ये। ऐसे पतली और कोटा है, पतली दून है, पतली। और एक दून कौन सा है, कोटा, ये कहाँ पे है, ये नैनीताल में है, नैनीताल में है। ऐसे ही है पछुआ, पछुआ दून है। और पूर्वी है, चंदी है, और है हरकी दून है। ये बहुत सारे दून राज्य में ये दून भी पाए जाते हैं। अब जो ये दून या भी द्वार या घाटियां हैं, ये लगभग कितनी हैं, जो 75 किलोमीटर तक है। इन घाटियों में क्या होता है ना, धान की फसल बहुत अच्छी होती है, धान की फसल काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे भी मौसम अच्छा सुहावना ही रहता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं दून या द्वार के बारे में। फिर और लेकिन इन घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा घटनाएं भूस्खलन की कहाँ पाई जाती है, दून या द्वार या घाटियों में ये घटनाएं पाई जाती हैं। उसके बाद आ जाता है लघु या फिर मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय क्या होता है, ये शिवालिक श्रेणी के तो उत्तर में और वृद्ध हिमालय के दक्षिण में होता है। जैसे चंपावत में नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, ये जो 9 जिले हैं ये इसमें आ जाते हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक का है। और जो लघु हिमालय की ऊंचाई पाई जाती है ये 1200 से लेकर 4500 मीटर तक है। जैसे है देवन है, गाग टिब्बा है, रीवा है, मसूरी है, झंडीदार है, चाइना है, मूसा का कोटा है, रानीखेत है, ये सब ये किस में पाए जाते हैं, बिनसर है, ये सब किस में पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में ही पाया जाता है। और जो लघु हिमालय है इसमें जीवाश्म तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, इसमें बिल्कुल अभाव रहता है जीवाश्म का। मध्य हिमालय में कुछ चट्टानें हैं, जो चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती है, वलित या एवं कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ वलित या एवं कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। इसमें जीवाश्म नहीं मिलता। जीवाश्म सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, शिवालिक में मिलता है। क्यों मिलता है शिवालिक में, क्योंकि शिवालिक जो है वो सबसे नवीन है, सबसे नया है, इसलिए शिवालिक में मिलता है। लेकिन लघु और मध्य हिमालय में बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगर हम इसे माने ये कब से हुआ है, जो काल की दृष्टि से अगर हम इन पर्वतों को माने तो ये पर्वत कैसे हैं आपके, प्री कैम्ब्रियम है। कैसे पर्वत हैं यहाँ के, प्री कैम्ब्रियम है। या शिवालिक क्या थे हमारे, प्लास्टोजोइक थे, और ये क्या है, पैरेलोजोइक है, पैलियाजोइक है। इस काल के ये माने जाते हैं। यहाँ पे हमको स्लेट मिल जाती है, चूना पत्थर मिल जाता है, और क्वार्टज मिल जाते हैं, ग्रेनाइट मिल जाता है, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। कुछ खनिज पदार्थ जैसे कि जो तांबा है, तांबा कहाँ कहाँ मिलता है बहुतायत में, अल्मोड़ा में और पौड़ी में। पौड़ी में इस क्षेत्र में तांबा मिल जाता है। ऐसे ये एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टस या एस्बेस्टॉस कुछ भी कह लें, एस्बेस्टस ये कहाँ मिलता है, ये भी हमको पौड़ी गढ़वाल में बहुतायत मात्रा में मिलता है। फिर आ जाता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये भी पौड़ी में और अल्मोड़ा में मिलता है। और सेकेंड नंबर पे कहाँ मिलता है, अल्मोड़ा में। फिर आ जाता है आपका जिप्सम और मैग्नासाइट, ये पाया जाता है। उसके बाद इसी के जो दक्षिणी छोर होता है या फिर उत्तरी ढाल होता है, यहाँ पे बहुत सारा स्थान कहाँ से ढका है, वनों से ढका हुआ है, तो यहाँ पे वन वगैरह माने जाते हैं। इस क्षेत्र में सरयू हो गया, पश्चिमी राम हो गया, लधिया है, नयार है और मंडल है, ये नदियाँ भी मिलती हैं जो कई कई हजारों किलोमीटर तक घाटियों में क्या रहती हैं, बहती रहती है। कौन कौन सी नदियाँ, एक तो हो गई सरयू, एक नदी है कौन सी, सरयू, रामगंगा और लधिया। नदियों के बारे में मैं ज़्यादा आपको नदियों वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। लधिया, न्यार और मंडल, ये कई कई घाटियों में क्या रहती हैं, यहाँ से बहती हुई रहती हैं। उसके बाद आ जाता है इसी क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में
बहुत ज़्यादा क्या होता है, हिमाच्छादन रहता है। वृद्ध और लघु हिमालय में बहुत ज़्यादा हिम यानी कि बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ का तापमान कभी कभी शून्य से भी नीचे पहुँच जाता है। और जब वर्षा काल के दौरान यहाँ की जो औसत वर्षा होती है वो लगभग कितनी होती है, 160 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन ग्रीष्म काल में यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ आते हैं। और यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहारी कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं। कैसे वन? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहारी कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं आपके बांस या बांज, खरसो, चीड़, फर, देवदार और साल, और एक वन और है, इसका नाम है सरू। ये सारे के सारे यहाँ पे वन पाए जाते हैं यहाँ पे। तो और छोटे छोटे घास के मैदान हैं। इन घास के मैदानों को कुल्लू में क्या कहा जाता है, थच कहा जाता है। कुल्लू में इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, कुल्लू में इनको कहते हैं थच कहते हैं। और कश्मीर में इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्म कहा जाता है। जैसे गुलमर्म हो गया, सोनमर्म हो गया या टनमर्म हो गया। लेकिन उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बुग्याल या वुग्याल, बुग्याल भी कह सकते हैं, वुग्याल भी कह सकते हैं, और पयार भी कह सकते हैं, इनको पयार भी कह सकते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि पशुचारक यहाँ पे साल भर अपने पशुओं को चराने के लिए यहाँ पे लाते हैं। इनके पर्वतीय ढालों में कहीं के भी क्या अधिकतर सीढ़ीदार खेत ही पाए जाते हैं। इन घाटियों में सीढ़ीदार खेतों में ही धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का आदि की खेती की जाती है। सब्जियां भी लगाई जाती हैं यहाँ पे। जो अलकनंदा घाटी का चुआ ज्वार क्षेत्र है, अलकनंदा घाटी में एक क्षेत्र आता है क्या, चुआ ज्वार, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है ज्वार के लिए। किस घाटी में है ये, अलकनंदा की घाटी में है। और अल्मोड़ा जो क्षेत्र है वो अल्मोड़ा काहे के लिए प्रसिद्ध है, ये मक्का के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो झील वाले क्षेत्र होते हैं उसके किनारे भी कहीं कहीं पे सब्जियां और खाद्यान्न फसल लगाई जाती है। इस क्षेत्र में पर्वतीय होने के कारण यहाँ नाशपाती है, अखरोट है, चेरी है, इसका उत्पादन भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। तो जो 7वां भाग है वो है हमारा वृत्त या उच्च हिमालय, वृत्त या उच्च हिमालय, उच्च हिमालय। ये क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित होता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो ऊंची चोटियां हैं वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो चोटियां हैं वो साल भर कैसी रहती है, बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को हिमाद्री क्षेत्र भी कहा जाता है। और जो यहाँ के पर्वत हैं, इनकी जो पर्वत श्रेणी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है ये। और जो इनकी ऊंचाई है वो 4,500 से लेकर 7,817 मीटर तक है। इस श्रेणी में क्या आ जाता है, जैसे उत्तरकाशी है, क्योंकि वृद्ध हिमालय उत्तरकाशी की साइड तो था, तो उत्तरकाशी है, टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये जो 6 जिले हैं ये पूरे के पूरे वृद्ध और उच्च हिमालयी क्षेत्र में आ जाते हैं। और जो महा हिमालय है इसमें क्या होता है, भागीरथी नदी है, अलकनंदा है, धौली है, गौरी गंगा है, आदि नदियाँ बहुत सारे भागों में यहाँ से बढ़ी रहती है। और जैसे है बंदरपूछ, श्रीकंठ, और जो बंदरपूछ है, बंदरपूछ पर्वत कहाँ है, बंदरपूछ ये यमुनोत्री में है, श्रीकंठ यमुनोत्री में ही। ऐसे गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, ये सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है। अब कुछ चोटियों की अगर हम बात करें, जो चोटियाँ हमारी वृद्ध हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे इसमें कौन कौन सी चोटियाँ आ जाती है देख लीजिए। इसके अंदर आ जाती है सबसे ज़्यादातर चोटी चमोली में ही मिलती हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी नंदा देवी, लेकिन नंदा देवी पश्चिमी है, ये नंदा देवी पश्चिमी है। और जो इसकी हाइट की बात करें तो ये हाइट कितनी है इसकी, 7,817 मीटर है, 7,817 मीटर नंदा देवी पश्चिमी की हाइट है। और सबसे ज़्यादा ऊंच स्तर, राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 यानी कि 7,817 है। ये कहाँ पे है, चमोली में है। कौन से किसमें है ये, चमोली में, चमोली जिले में पड़ती है ये नंदा देवी पश्चिमी। ज़्यादातर सारी चोटियाँ हमारी चमोली में ही है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कामेट। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो यह है आपकी 7,756 मीटर की ऊंचाई पे है। ये भी चमोली में है। ये राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी नंदा देवी पूर्वी।
नंदा देवी पूर्वी, इसकी ऊंचाई जो है 7,434 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 34 मीटर की ऊंचाई है। और ये कहाँ पे है? चमोली में तो है ही है, और चमोली के साथ साथ ये पिथौरागढ़ तक फैली हुई है। तो चमोली पिथौरागढ़ इसकी सीमा है, चमोली पिथौरागढ़, और ये राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे ही बहुत सारी चोटियाँ हैं, जैसे इसके बाद आ जाती है माणा। माणा कितनी है इसकी हाइट? 7,272 है, ये भी चमोली में है। फिर आ जाता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की हाइट है 7,140। बद्रीनाथ भी कहाँ पे है? चमोली में है। बद्रीनाथ ये भी चमोली में है, माणा भी चमोली में है, और बद्रीनाथ भी कहाँ है? चमोली में ही है। ऐसे ही चौखंबा आ जाता है, ये भी चमोली में। त्रिशूल है, सतपथ है, द्रोणागिरी, ऐसे काफ़ी सारी चोटियाँ हैं जो अधिकतर कहाँ पाई जाती है? चमोली में पाई जाती है। तो हमें उतनी ज़्यादा चोटियाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें 4 मेन है, 4 देख लीजिएगा। पहला है आपका नंदा देवी पश्चिमी, कामेर, नंदा देवी पूर्वी और माणा है। उसके बाद जो आते रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। ऐसे ही उसके बाद यहाँ पे ग्लेशियर है, बहुत बड़ा विशाल ग्लेशियर है, जिसका कि निर्माण प्लास्टोसिन युग के हिमाच्छादन से माना जाता है। इन ग्लेशियर में हिमानिया या फिर बर्फ़ की नदियाँ भी कहा जाता है। इन बर्फ़ की नदियों को दूसरे किसी और नाम से भी जाना जाता है, उनका नाम है बमक। बमक किसे कहा जाता है? बर्फ़ की नदियों को ही बमक कहा जाता है। और इस क्षेत्र की जो चट्टानें होती हैं वो लगभग 130 से लेकर 140 करोड़ वर्षों की पूर्व की मानी जाती हैं। इस क्षेत्र की चट्टानें जो इसका गर्म भाग है, यहाँ पे ग्रेनाइट है, नीस है और शिष्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, और पार्श्व भाग में रूपांतरित और अवसादी चट्टान बेड। यहाँ बहुत सारे दर्रे या फिर गिरिद्वार भी पाए जाते हैं। ठंड में यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ अधिक वर्षा हो जाती है, और यहाँ पे छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कि मैंने आपको बताया क्या कहते थे? बुग्याल कहते हैं, पयार कहते हैं, या अल्पाइन कहा जाता है। और एक प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध एक फूलों की घाटी का क्षेत्र है, वो भी इसे यहीं पे आता है। फूलों की घाटी, क्या? फूलों की घाटी, जिसकी खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने की थी। फूलों की घाटी, वो क्षेत्र भी यहीं पे आ जाता है। और उसके बाद इसी वृद्ध हिमालय में तिब्बत से हुड़िया लोग आते थे व्यापार करने के लिए, और भोटिया लोग आते हैं, वो काफ़ी अधिक परिश्रम करते हैं वृद्ध हिमालय क्षेत्र में। यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन और पशुपालन के साथ साथ ऊनी चीज़ों का उत्पादन भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। ऊनी चीज़ों का खाल, जो जानवरों की खाल है, वो भी यहाँ पे उसका उत्पादन भी होता है, और जड़ी बूटियाँ वगैरह भी यहाँ पे लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीष्म काल में क्या होता है? जो जाड़ लोग हैं, मोरच्छा हैं या फिर तोरच्छा, जो भोटियों की जातियाँ हैं, ये लोग यहाँ पे पशु चराने के लिए आते हैं काफ़ी मात्रा में, और ग्रीष्म काल में यहीं आकर बस जाते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र जो है, इसको टिबियान क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिबियान क्षेत्र, टिबियान क्षेत्र। ट्रांस हिमालय कहें या टिबियान क्षेत्र कहें, ये महाहिमालय के उत्तर में है। इस क्षेत्र का कुछ भाग तो भारत में और कुछ भाग चीन यानी कि तिब्बत में फैला हुआ है टिबियान का। तो जो इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई इसकी कितनी है? 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 2500 यानी कि 2500 से लेकर 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ये जो इसकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनको जैक्सन श्रेणी भी कहा गया है। जैक्सन श्रेणी भी कहा गया है इनकी पर्वत श्रेणियों को। इसमें कुछ दर्रे आते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे माणा है, माणा दर्रा, नीति है, और चोर होती है, और सलसल है, किंगरी बिंगरी है, दारमा है, लिपुलेक, ये सारे के सारे दर्रे इस क्षेत्र में आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।